उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम पद्धति, ये हेडिंग करेंगे और इसी के बारे में लिखना है। लिखेंगे, देखें उपसह संयोजी यौगिकों के, देखें इसमें उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम जटिल यौगिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। जटिल यौगिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। इसका नाम निम्न नियम के आधार पर लिखा जाता है। इसका नाम निम्न नियम के आधार पर लिखा जाता है। और अब आप पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, नंबर 1 पॉइंट फर्स्ट लिखें सामान्य यौगिकों की तरह ही, पहले बिंदु में लिखेंगे सामान्य यौगिकों की तरह ही इनका भी या इनमें भी सबसे पहले धनायन तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। इनमें भी सबसे पहले धनायन तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो पहला चीज हमें मालूम हो गया कि सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे और बाद में ऋणायनों का नाम लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जनरली जो ऋणायन होते हैं वो लिगेंड होते हैं, तो उसका नाम जब भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट बी यहाँ पर डालेंगे और हेडिंग कर देंगे यहाँ पर दूसरा बिंदु, उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल का नामकरण। उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल का नामकरण, यानी जो दूसरा हमारा भाग मिलता है वो उपसह संयोजी क्षेत्र होता है, तो उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, और इसी के अंतर्गत पॉइंट ए करके पहला बिंदु लिखें। पॉइंट ए लिखेंगे, देखें इसका नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो पहला बिंदु मालूम हुआ कि जब भी हम उपसह संयोजी क्षेत्र का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिगेंडों का नाम लिखेंगे और बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। पॉइंट बी डालेंगे, लिगेंडों का नाम कैसे लिखते हैं उसको लिखें। पॉइंट बी में लिखें लिगेंडों का नाम लिखते समय सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड, यानी अगर एक से अधिक लिगेंड दिए गए हैं तो सबसे पहले हम ऋणात्मक लिगेंड को लिखेंगे, फिर आगे लिखें, फिर उदासीन लिगेंड और इसके पश्चात धनात्मक लिगेंड का नाम क्रमानुसार लिखते हैं। उसी में लिखें यदि एक ही प्रकार के समान लिगेंड उपस्थित होते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई यहाँ पर उपसह संयोजी क्षेत्र है जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड लिखे हुए हैं और सबकी जो प्रकृति है वो अलग अलग है, कोई उदासीन है तो कोई ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है, तो उसमें क्रम हम लिखा लेंगे कि सबसे पहले हम ऋणात्मक का नाम लिख दें, फिर उदासीन का नाम लिखेंगे और यदि बच रहा है तो धनात्मक है तो धनात्मक का नाम लिख दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें 2 उदासीन ही लिगेंड दिए गए हैं या 2 ऋणात्मक लिगेंड ही दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में हम जो लिगेंड लिखे जाते हैं उनके अल्फाबेट को देखते हैं, जो पहले होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, जो बाद में होता है उसका नाम बाद में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी में पॉइंट सी करके तीसरा बिंदु लिखें, नंबर 3 लिखें यदि एक ही प्रकार के दो लिगेंडों में प्रथम परमाणु भी समान हो, यदि एक ही प्रकार के लिगेंड के 2 लिगेंड में प्रथम परमाणु भी समान हो, तो ऐसे में कम परमाणु वाले लिगेंड को पहले लिखते हैं। यदि ये भी समान है, यानी दोनों में पहला परमाणु भी समान है, संख्या भी उसकी समान है, यदि ये भी समान है तो अगले परमाणु पर यही नियम लागू होता है।
अगले परमाणु पर यही नियम लागू होता है। कहने का मतलब है कि यहां तो पहले दिया गया है कि अल्फाबेट के अनुसार से, अब मान लीजिए कि दो लिगेंड दिए गए हैं जिनमें दोनों के अल्फाबेट भी समान हैं, तो उस कंडीशन में हम परमाणुओं की संख्या देख लेंगे। जिसकी परमाणुओं की संख्या कम होगी उसको पहले लिखेंगे, जिसकी ज्यादा होगी उसको बाद में लिखेंगे। अब मान लीजिए कि दोनों के परमाणु भी समान है और संख्या भी समान है, तो उस कंडीशन में उसको छोड़कर उसके अगले वाले परमाणु को देख लिया जाएगा और उसके आधार पर यह निर्धारित कर लिया जाएगा कि किसको पहले लिखा जाए किसको बाद में लिखा जाए। तो ये हो जाएगा पॉइंट सी। इसी में पॉइंट डी डाल करके अगला बिंदु लिखें, पॉइंट डी लिखें। लिगेंडों की संख्या को डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों को पूर्व लग्नक जोड़कर करते हैं। यानी कि कोई लिगेंड दिया गया है, उनकी संख्या 2 या 3 जुड़ी हुई है, तो उसके लिए हम डाई ट्राई और टेट्रा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, पूर्व लग्नक जोड़कर करते हैं। आगे लिखें। परंतु यदि किसी लिगेंड का नाम ही कोई संख्या हो, तो इसकी अस्पष्टता को दूर करने के लिए विशेष पूर्व लग्नक यहां पर लिख लेंगे, जैसे 20, 30, टेट्राकिस आदि शब्दों को पूर्व लग्नक जोड़कर किया जाता है। इसका मतलब है कि ये तो सामान्य लिगेंड के बारे में बता रहा है कि डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन ऐसे लिगेंड जिनके लिगेंड का नाम ही कोई संख्या है, जिसे लिख दिया जाए एथिलीन डाईएमीन। अब ये डाईएमीन यहीं पर डाई लिखा हुआ है, तो अब अगर ये 2 जुड़े हैं तो उसके लिए हम 20 शब्द का प्रयोग कर लेंगे। यदि ये 3 जुड़े हैं तो उसके लिए ट्रिस, 4 हैं तो उसके लिए टेट्रा का प्रयोग यहां पर कर लिया जाता है। तो ये हो गया। तो इस तरह से ये हो गया उपसा संयोजी क्षेत्र या मंडल का नाम हम ऐसे लिखते हैं। अब यहां से नंबर 3 डाल करके और अगला बिंदु लिखेंगे। नंबर 3 लिखें। अंत में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम निम्न नियमानुसार लिखा जाता है। और अब इसके लिए नियम लिखेंगे पॉइंट ए। तीसरे में पॉइंट ए डाल करके लिखेंगे। यदि संकुल धनात्मक या उदासीन है तो धातु के नाम में कोई अनुलग्नक नहीं लगाया जाता है, अर्थात जैसा का तैसा लिखा जाता है। पॉइंट बी डालेंगे, पॉइंट बी, और पॉइंट बी में लिखें। यदि संकुल ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में ATE8 जोड़ देते हैं। नाम के अंत में ATE8 जोड़ देते हैं। और अब नंबर 4 करके लिखेंगे। चौथा बिंदु लिखें। अंत में केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। चलिए एक उदाहरण से यहां पर समझ लेते हैं। जैसे लिख दिया जाए K4FeCN का होल 6। अब देखेंगे ये है एक संकुल यौगिक। इस संकुल यौगिक में ये हमारा है धनात्मक भाग और ये इतना है ऋणात्मक भाग। तो अभी आपने लिखा पहले नियम से कि सबसे पहले हम धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, फिर ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। तो धनात्मक भाग का नाम हो जाएगा पोटेशियम। पहले इसका नाम लिख देंगे। अब जो ऋणात्मक भाग है इसके लिए और सारे नियम दिए गए हैं। इस ऋणात्मक भाग में आप देखेंगे कह रहा है कि उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल का हम नाम पहले लिखेंगे और इसमें सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखा जाता है। लिगेंडों को लिखने से पहले उनकी संख्याओं को हम लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 6 संख्या है तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। CN दिया गया है तो ये साइनाइडो समूह है तो हेक्सा साइनाइडो।
अब यदि ये ऋणात्मक है तो देखिए K4+ बनाएगा, ये माइनस यानी ऋणात्मक है, तो इसके नाम के अंत में जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके नाम के अंत में ATE जोड़ देंगे तो ये फेरियम से इसका बनेगा फेरेट, फेरम से फेरेट, फेरेट, और अंत में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम लिख देंगे छोटे ब्रैकेट में। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। तो ये था हमारा उपशासी यौगिकों के IUPAC नाम पद्धति। तो इस पर ये टिप्पणी हो गई।